हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। मैं इससे पहले 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर 8 यानी लेसन 8 आप लोगों का शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपको चोट घाव के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं कि घाव और चोटें। चैप्टर का नाम क्या है आपका? घाव और चोटें, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुंड्स एंड इंजरीज। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए। घाव घाव क्या होता है? तो घाव इस प्रकार की चोट है जिसमें त्वचा या आसपास की कोई अन्य सतह फटी हुई, छेदी हुई, कटी हुई या टूट गई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? घाव बोलते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, जा रहे हैं और हम लोग का पैर स्लिप कर गया तो गिर जाते हैं, तो चोट लग जाती है यहाँ पर, तो त्वचा क्या हो जाती है? कट छिड़ जाती है, या जलने से ही हमारी त्वचा का क्या होता है, ये ऊपरी जो लेयर है वो हट जाता है, तो वही आपका क्या होता है? घाव का रूप ले लेता है। अब आगे पढ़ते हैं हम घाव के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ वुंड्स क्या होते हैं। तो पहला है आपका खरोच, दूसरा है कटना या चीरा, तीसरा है चोट, चौथा है लैक्रेशन, पांचवा है पंचर घाव, छठवां है विच्छेदन। ठीक है, खरोच को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एब्रेशन बोलते हैं, कटना को इंसिजन बोलते हैं, चोट को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लैक्रेशन को लैक्रेशन ही बोलेंगे, पंचर को पंचर वुंड्स, और विच्छेदन को क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन। ठीक है, ये आपके क्या है? टाइप्स ऑफ वुंड्स हैं, मतलब घाव के प्रकार हैं। खरोच कैसे लगती है? जैसे मान लीजिए कभी कभी बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने पर आप स्लिप करके गिर जाते हैं, तो क्या होता है? हमारा त्वचा खरोच लग जाती है ना, तो ये आपका खरोच में, या हम चलते समय ही हमारा पैर स्लिप कर गया, पैर में खरोच आ गई, हाथ पे खरोच आ गई, ठेवने पे खरोच आ गई, तो वो सब किस में आता है? खरोच में आता है। कटना या चीरा लगना क्या है? तो जैसे चाकू वाकू से जैसे हम सब्जी वब्जी काटते हैं कभी कभी, तो हमारा क्या होता है? हाथ कट जाता है, तो उस हाथ कट गया, या तो फिर कोई खेल ही रहे हैं और अचानक गिर गए, तो उस कोई धार वाली चीज़ पर हम गिर जाते हैं, तो भी हमारी जो ऊपर की जो स्किन होती है वो कट जाती है, तो वो हमारा कटना या चीरा वाले में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका चोट। तो चोट में क्या होता है? तो ये चोट जो होता है आपका, जैसे तेज धार चाकू से लगा, मैंने ये चोट आपका इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई भी तेज धार वस्तु है और वो हमारे ऊपर गिर गई, तो उससे क्या होगा? अंदर को भी चोट लग सकता है, काफ़ी मतलब काफ़ी अंदर घाव जाके लगना, ये हमारा क्या होता है? चोट से संबंधित होता है। लैक्रेशन क्या है? तो लैक्रेशन जो होता है, इसमें हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है, लैक्रेशन क्या होता है? यह घाव मशीनों द्वारा कुचलने या उधेड़ने से या जानवरों के पंजे से होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर में डॉगी पालते हैं, कैट पालते हैं, और उनसे खेलते समय अगर उनके पंजे से लग गया या गुस्से में वो पंजा मार देते हैं, तो उस तरह के चोट को हम क्या बोलते हैं? लैक्रेशन बोलते हैं। पंचर घाव क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? चाकू या नुकीले ब्लेड के घुप जाने से या बंदूक की गोली लगने से जो घाव बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पंचर घाव बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से विच्छेदन क्या है? तो विच्छेदन जो होता है यानी अंगों का कट जाना, अंगों का कट जाना ही क्या होता है? आपका विच्छेदन में आता है। तो जैसे कोई अंग कट गया, जैसे मान लीजिए हाथ और पैर की उंगलियां कटती हैं और फिर उनको हम इसमें क्या होता है? विच्छेदन में हम उस अंग को हम जोड़ सकते हैं, यानी उस अंग का जुड़ना जो है संभव होता है, वो हमारा क्या होता है? विच्छेदन में होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मैं फिर इसी से रिलेटेड अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं घाव की जटिलता, यानी जटिलता का मतलब क्या होता है? कठिनाई। कौन कौन घाव होने पर हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट देखिए, घाव की जटिलताएं जो होती हैं वह 2 तरह की होती हैं। पहला आपका रक्तस्राव
और दूसरा आपका है क्या, संक्रमण। पहला क्या है, रक्तस्राव, दूसरा क्या है, संक्रमण। रक्तस्राव हम सभी जानते हैं कि कहीं भी अगर कट पीट जाए या हमें चोट लग जाए तो हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वही हमारा क्या है, रक्तस्राव। रक्तस्राव आपका दो तरह का होता है, एक इंटरनल यानी आंतरिक ब्लीडिंग और एक एक्सटर्नल यानी बाह्य ब्लीडिंग होता है। जब बाह्य ब्लीडिंग होता है तो उसको हम देख सकते हैं और उसका इलाज जो हम तुरंत कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसे हम देख नहीं सकते। जो इंटरनल ब्लीडिंग वाली केस होती है तो उसमें जटिलता आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे फिर अब दूसरा पॉइंट है आपका संक्रमण। संक्रमण क्या होता है, तो जैसे कहीं भी कट गया, पीट गया, चोट लग गई, तो वहाँ पर क्या होता है, तरह तरह धूल, जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, गिर गए और तब ज़मीन पर रगड़ा कर हमें चोट लग गई, तो ज़मीन पर जो धूल, डस्ट, मिट्टी है तो वो सब भी आकर क्या होंगे, हमारी स्किन पर लग जाएंगे, तो उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि हमें क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आप मैंने लिखा है कि रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये मानव आँख के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इन्हें मतलब जो भी धूल मिट्टी में ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें खुली आँख से, नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देंगे, तो वो क्या करते हैं, वही हमारा संक्रमण का कारण बनते हैं। फिर आगे स्टूडेंट हमने ये बताने की कोशिश की है आप लोगों को कि प्राथमिक चिकित्सा हम कब देंगे, किन किन स्थितियों में देंगे। यानी जैसे छोटे चोट या खरोच पर, तो खरोच पर हम प्राथमिक चिकित्सा हम कैसे देंगे, तो इसके पूर्व क्लासेस में मैं लिखी थी कुछ पॉइंट्स, बट उसको बताना मैं भूल गई, तो आप वहाँ पर उसको जाकर देख लीजिएगा। जैसे मैंने उसमें लिखा था आप लोगों के लिए कि मतलब स्वच्छता के नियम का, सभी नियमों का आपको इसमें क्या होना, पालन करना चाहिए। ठीक है, रक्तस्राव रोकने के लिए धीमा या मतलब सीधे पर दबाना चाहिए, स्वच्छ कपड़े का उपयोग करना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी का उपयोग करना चाहिए। ये सब आप लोगों को हम इसमें बता चुके थे, पूर्व क्लासेस में हमने लिखा था, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि सिर पर चोट लगना है, यानी जब सिर पर चोट लगेगा तब उस वक्त हम, जब सिर पर चोट लगेगा तो रक्तस्राव होगा ही, तो उस समय हम घायल व्यक्ति को कैसे प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है आपका कि घायल से कहें कि वह अपनी नाक न छिड़के। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके सर में चोट लगा है तो उस घायल व्यक्ति को हमें क्या बताना चाहिए कि अपने नाक को न छिड़के। इससे क्या होगा, इससे आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, कान और नाक न बंद करें। ऐसी स्थिति में जब चोट लग गई है तो उस समय क्या करना चाहिए, कान और नाक को बंद नहीं करना चाहिए। कब, जब सिर पर चोट लगा है तब की बात मैं कर रही हूँ। तीसरा आपका है नाक से खून आना। ठीक है, या तीसरी को आगे भी आप समझ सकते हैं कि सिर पर चोट लगने पर हम तीसरा वर्ग क्या कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर सिर पर चोट लगने के बाद भी अगर सांस अच्छी तरह से ले रहा है, उसे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो रही, तो उस वक्त, उस समय हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अच्छी स्थिति में हम रखें ताकि उसका सांस जो है कंटिन्यू रह सके। और दूसरा क्या है, आपको उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, चोट लगने के बाद उसको हम प्राथमिक चिकित्सा के लिए किसी हॉस्पिटल में निकट जो हमारे पास अवेलेबल है उस हॉस्पिटल में क्या करेंगे, उसको हम एडमिट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका नाक से खून आना। नाक से खून आने में हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे, तो देखिए नाक के नथुनों को दबाने के लिए कहेंगे। जब घायल व्यक्ति अगर नोज से ब्लीडिंग आ रही तो हम क्या करते हैं, ये दोनों अंगुलियों को लेकर ऐसे नोज को दबाने के लिए कहते हैं। फिर है घायल व्यक्ति को हम कहेंगे क्या, जब नोज दे तो जाहिर सी बात है, कोई नाक से सांस तो ले नहीं पाएगा, तब वो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मुंह से सांस लेने के लिए कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घायल व्यक्ति को आगे की ओर झुकाने के लिए कहें या झुकने के लिए कहेंगे, फिर ताकि खून सांस के साथ अंदर न जा सके। ठीक है, जब वो व्यक्ति जब आगे की ओर झुकेगा तो जाहिर सी बात है कि जब वो सांस लेगा तो सांस के द्वारा क्या होगा, ब्लड जो है उसके अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका मसूड़ों से खून आना। जब व्यक्ति को मसूड़ों से खून आता है तो उस वक्त प्राथमिक चिकित्सा कैसे करना चाहिए, तो व्यक्ति को अपना मुंह पानी या खारे पानी से धोना चाहिए। दूसरा है आपका, अगर व्यक्ति है दांत निकलवाए तो जाहिर सी बात है उस वक्त भी मसूड़ों से खून आएगा, तो दांत निकलवाने पर रक्तस्राव की स्थिति में दांतों के सॉकेट में रुई का फोहा भरना चाहिए। ठीक है, और मतलब सीधे बैठे रहना चाहिए ताकि मतलब रक्तस्राव ना हो। ऐसे भी आप हेड डाउन करके भी आप नहीं सो सकते, वरना क्या होगा, ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपको अंदर जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में खून बहना बंद होने पर व्यक्ति को कुछ क्या ठंडा खाने को दें। अगर
दांत निकलवाए हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, गर्म खाने को नहीं देना चाहिए, ठंडा खाने को देना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन करिए, आगे फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आगे हम प्राथमिक चिकित्सा में ही बता रहे हैं कि पेट में जब चोट लगता है तब उस समय प्राथमिक चिकित्सा हमारी कैसी होनी चाहिए। तो चौथा है सीने में जब चोट लगता है तब उस समय प्राथमिक चिकित्सा हमारी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें उस स्थिति में क्या करेंगे, घायल व्यक्ति को आधा बैठने की स्थिति में रखें और घाव पर सीधा दबाव देकर रक्तस्राव को नियंत्रित करें। छाती के घाव को खुला छोड़ दें। घाव पर एक हल्की ड्रेसिंग का प्रयोग करें जो किसी प्रकार की रुकावट न पैदा करे। ठीक है, अगर मान लीजिए सीने में हमें चोट लगता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को आधे बैठने की स्थिति में हमें रखना चाहिए और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सीधा मतलब दबाने का प्रयास कर क्या होना चाहिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए और घाव को क्या खुला छोड़ें, या तो फिर अगर ड्रेसिंग करनी है तो हल्का ड्रेसिंग हम करें ताकि किसी भी प्रकार का उसमें कोई रुकावट न पैदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, घायल व्यक्ति को घाव लगने की दिशा में झुकने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे अगर मान लीजिए सीने पे चोट लग गया तो हम उसको अपोजिट साइड में नहीं, जिस साइड में चोट लगा उस साइड में झुकने के लिए उसको हम कहें कि नहीं आप इस तरह से झुकेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर पीड़ित की सांस रुक गई हो तो सीपीआर करना चाहिए। अगर मान लीजिए घायल व्यक्ति है, सीने में चोट लग गया और वो मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस रुक गई है, तब हमें क्या करना चाहिए, सीपीआर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, पेट में चोट लगने पर क्या होना चाहिए, तो उस समय क्या करेंगे, हम घाव पर सीधा दबाव देकर रक्तस्राव को रोकेंगे। ठीक है, फिर है घाव पर साफ रुई की पट्टी लगाएंगे और उस व्यक्ति को क्या करेंगे, कुछ भी खाने पीने को न देंगे। इसमें जितने भी हैं प्राथमिक चिकित्सा में बेटा, आप लोगों को सभी रूल्स के में एक कॉमन है कि जैसे स्वच्छता के नियम का सभी में हम पालन करेंगे। ठीक है, साफ स्वच्छता ये सब का हम ध्यान देंगे, हाइजीन का ध्यान देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें जैसे इसमें है पेट में चोट लगने में तो ऐसे कुछ खाने पीने को न दें। ठीक है, ये अलग इसका पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए इसी में आपका हो जाए कि जैसे पेट में चोट लग गया है और आंत जो है उसका बाहर निकल गया है, तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय हमें प्लास्टिक बैग का उपयोग करना चाहिए और सबको रख एक जगह निकाल कर बार बार उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रश इंजरीज। क्रश इंजरी का मतलब होता है ये कि जैसे सड़क दुर्घटना, निर्माण स्थल दुर्घटना, विस्फोट या प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, आपका भूकंप आदि क्रश चोटों के कारण होते हैं। जैसे कभी सड़क दुर्घटना में बहुत से लोगों को आप देखते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, क्रश चोटों के अंतर्गत आएंगे, क्रश इंजरी के अंतर्गत आएंगे। तो आप जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रश इंजरी है तो उसमें क्या दे देगा, सड़क दुर्घटना दे देगा। निर्माण स्थल दुर्घटना का मतलब कि कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है और अचानक वो बिल्डिंग गिर जाती है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। एक तरह से मान लीजिए बहुत मतलब खतरा, जान जाने की खतरा जो होती है इसमें क्रश चोटों में ज़्यादा, क्रश इंजरीज में ज़्यादा रहती है। विस्फोट में भी आप देखते हैं बहुत से व्यक्ति मर जाते हैं, या प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन हुआ या भूकंप आया तो उस स्थिति में भी क्या होता है, आप देखेंगे कि उस स्थिति में भी आपके बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं या किन कारणों से होता है, तो हम क्या बताएंगे कि क्रश चोटों के अंतर्गत ये सब चीज़ आते हैं। उस स्थिति में हम पहले क्या करेंगे, तो अपनी और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि प्राथमिक चिकित्सा का पहला ही नियम यही था कि अपनी और जो घायल व्यक्ति है उस दोनों की सुरक्षा जो पहले हम सुनिश्चित करते हैं। दूसरा आपका है पीड़ित के सिर को जितना हो सके नीचे रखने की कोशिश करें। ठीक है, जो पीड़ित का जो सर है उसको क्या करना चाहिए, जितना हो सके नीचे रखने की कोशिश करना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं उठाना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पीड़ित के श्वसन की निगरानी करते रहने चाहिए। हाँ, कि अगर पीड़ित को श्वसन लेने में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है तब उस स्थिति में हम तुरंत सीपीआर शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका शॉक या सदमा। ये हम सभी जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है,
हमें कोई अचानक से कोई सैड न्यूज़ मिल जाता है तो हमें क्या लग जाता है, सदमा लग जाता है। उस स्थिति में क्या करता है, उस स्थिति में इंसान या तो बिल्कुल शांत रहना लगेगा या तो फिर अचानक हंसने लगेगा, हर बात पर कोई मूवमेंट करना, और पहले जैसे मतलब उसकी एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। तो आप देखिए ये मतलब ये शौक क्या होता है, किन कारणों से होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी उत्पत्ति जो होती है रक्त परिसंचरण तंत्र के विफल होने के कारण होती है। यानी जैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तब क्या हो जाती है, शॉक या सदमे की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। और यह क्या होती है, यह एक घातक स्थिति होती है, यह एक जीवन की कैसी होती है, घातक स्थिति होती है। फिर आपका है कारण इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इसमें कि शॉक के कारण क्या होते हैं। तो पहला कारण है हाइपो वोलेमिक शॉक। पहला क्या कारण है, हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक और तीसरा अन्य प्रकार के शॉक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति का रक्त स्राव जो होता है 1.5 लीटर, यानी बॉडी से 1.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड निकल जाए तो वो स्थिति क्या हो जाती है, हाइपोवोलेमिक शॉक में आएगा। ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक वो शॉक होता है स्टूडेंट कि जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का 1.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड का निकल जाना क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंतर्गत आता है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ हैं उनका बहुत अत्यधिक हानि होना ही क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में आता है। फिर है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक का शॉक का होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में रक्त उपस्थित हो लेकिन हृदय रक्त को पंप करने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। यानी हार्ट जो है वो हमारा काम करना बंद कर देता है, या मान लीजिए उसकी जो गति होती है, जो संकुचन ये रिफ्लेक्शन का जो गति होता है वो क्या हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है, तब हमारा क्या होता है, कार्डियक शॉक लगता है। और अन्य प्रकार के शॉक में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका इसमें रेस्पिरेटरी शॉक हो गया है ना, श्वसन में जैसे अचानक रुकावट आ गई, ये सब क्या हो जाएगा, आपका अन्य प्रकार के शॉक में आएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट एंड क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।